जनरली आप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो और मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि हम पता नहीं दारू के मामले में नंबर 1 नंबर 2 किस नंबर पे हैं, और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर शोज जो है लेट नाइट होते हैं। आपको चाहिए कि आपका सॉन्ग रहे उस मूवी में, तो आप जाके उनसे काम मांगेंगे? नहीं, और आप इजी एरोगेंट तो नेगेटिव वर्ड हो गया, आप इजी अप्रोचेबल नहीं है। पूछ रहे हो ना ऐसा, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कभी ये किसी पॉडकास्ट में बोला नहीं है, आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। एक हैं डायरेक्टर हैं और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो मैं उनके पास काम मांगने कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं उनसे मिला, वो आपको पता है कि भाई उस लेवल तक रीच करने के लिए कितना मेहनत है, तो आपको समझ में आता है कि भाई इट्स नॉट लाइक कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कुछ हो जाएगा, तो आप उनको एक्चुअल में आप बताते हैं। दुख होता था मेरे को कि यार ये मध्यम वर्गीय परिवार से आदमी है, इसको क्यों भगवान गाने बजाने का ऐसा कीड़ा दे दियो, इसको टैलेंट भी नहीं है उतना और इसको ये भी दे दियो आप, ये कैसे करेगा बाद में। मतलब दुख होता था अंदर में। मैं कई बार तो एक दो लोगों को मैंने मना किया कि भाई ये कुआं है और तेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, इसमें मत जा। और 2 लोगों ने मुझे लोकप्रियता देख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको हम लोग फ्यूचर में एज अ पॉलिटिशियन देख सकते हैं। लोकप्रियता बस से पॉलिटिशियन होते तो सारे हीरो पॉलिटिशियन नहीं होते। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, बट डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क है और आप वो डिजर्व करते हैं और आप इसके ऊपर भी डिजर्व करते हैं। तो हो सकता है 1-2 साल बाद मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लेना अगर आपको वो एक आदत तो कभी नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़िया होने का सबसे बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़िया कितनी भी ऊंचाई पे जाए, वो अपने साथ के लोगों को कभी छोड़ते नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनके सॉन्ग सुने होंगे, जो रीजनल म्यूज़िक में एक काफ़ी अच्छा नाम है छत्तीसगढ़ में, स्पेशली अगर हम लोग बात करें। और बहुत सारे उन्होंने हिट गाने दिए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज द अंकुश बजाज शो में हमने इनवाइट किया है द अनुराग शर्मा जी को, और उन्होंने अपने व्यस्त टाइम से एक कुछ समय निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच भैया। और वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है भैया लाइफ? बढ़िया, मतलब आर्टिस्ट हैं, जीवन का हिस्सा है गाना बजाना, और अब तो एक्टिंग भी तो बढ़िया चल रही है ऊपर वाले की कृपा से। ग्रेट ग्रेट। तो अनुराग भैया, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक काफ़ी लंबा समय आपने इस इंडस्ट्री को दिया है, और एक ऐसा आपने एरा भी देखा है जहाँ पे कैसेट्स वगैरह चलते थे, राइट? और उसके बाद मेरे को लगता है कि 14-15 साल एक स्ट्रगलिंग टाइम रहा, और उसके बाद जो हम लोग स्टॉक मार्केट में भी बोलते हैं ब्रेकआउट, तो वो ब्रेकआउट आपको मिला या ब्रेक थ्रू मिला। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मतलब जर्नी यही है कि 2002-2003 ऑलमोस्ट 22 इयर्स बैक मैंने स्टार्ट किया था प्रोफेशनली सिंगिंग सीखना। तो मैंने जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने शुरू कर दिया था। टाइम लगा, मुझे काफ़ी टाइम लगा, जैसा आपने कहा 14-15 साल मुझे लगे अपना पहला हिट गाना मिलने में, पहला ऐसा गाना अचीव करने में जिसके थ्रू लोग मेरा नाम जाने, मुझे जाने। टाइम लगा, और ठीक है, वो हर आर्टिस्ट का को लगता है कि उसका स्ट्रगल जो है ना वो काफ़ी लंबा था या बड़ा था स्ट्रगल था। बट अच्छी चीज़ ये थी कि उस दौरान भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं था। मैं काम कर रहा था, रेगुलर गा रहा था। हिट होने में थोड़ा टाइम लगा। जी जी जी। तो इनिशियल एज अ सिंगिंग, और खासकर छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें, तो एक ऐसी इंडस्ट्री से आप आते हैं जो अभी काफ़ी डेफिनेटली अभी तो एक्सेप्टेंस है उस इंडस्ट्री का, बट उस समय जब आपने स्टार्ट किया था तो उतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, और उतने ज़्यादा आज की मतलब जो बोलते हैं ना कि रील्स वाली जो इंडस्ट्री है, और इतना शॉर्ट लोगों को कंज्यूम करने की आदत है, डेटा वगैरह। तो उस समय आपने जो इनिशियल स्ट्रगल रहा उसके वो कैसी रहे आपके कि? उस समय तो बहुत मुश्किल था काम करना। हम्म। और शायद इसीलिए वो जब होता है ना, जब आप वो बोलते हैं कि हर चीज़ के अपना अपना नफ़ा नुकसान होता है, तो हम लोगों ने उस टाइम का स्ट्रगल देखा हुआ है, तो हमको आजकल उस लेवल का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। मतलब आजकल तो मैं देखता हूँ बच्चों को कि कुछ रील्स उन्होंने डाले, नहीं चला तो वो उनकी दुनिया ऐसे हो जाती है जैसे दुनिया ख़त्म है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई तेरा पैदा होने के पहले भी जो है दुनिया थी, इंस्टाग्राम के पहले दुनिया थी, तो ये उतना सीरियसली लेने की चीज़ नहीं है। हमारे टाइम पे तो इतना स्ट्रगल था कि हमने कोरस गाया अपने सीनियर्स के गानों में, इतना डमी गाया जस्ट टू प्रूव आवरसेल्फ कि भाई मैं गाता हूँ। जी। हमको इतना टाइम लगता था। आज तो बस एक ऐसे ही मोबाइल उठा एक रील बना डाल दिए। आजकल बहुत आसान है लोगों को रीच करना, अपना टैलेंट लोगों के बीच में लाना। उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे कुछ कंपनियां होती थी, आज भी हैं वो कंपनियां,
तो बिना उनके सपोर्ट के आपका कोई गाना मार्केट में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि आप गाना बना भी लोगे तो उसके बाद उतने खर्चे होते थे कि सीडीज जो है ना छपानी, वो मिनिमम ऐसा भी नहीं कि 10-5 आप छपा लिए, वो हज़ारों में वो होता था, फिर उसका रैपर, फिर उसकी मार्केटिंग, ये वो। तो बिना म्यूज़िक कंपनी के आप काम नहीं कर सकते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपके पास टैलेंट है, आपके पास हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, 300 रुपये का रिचार्ज करिए और पूरा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। तो अब पहले से जी। बहुत आसान, पहले की तुलना में बड़ा आसान है। ओके, ओके। तो अनुराग भैया, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा है कि आपने ज़्यादातर ना एल्बम्स के लिए गाना गाया है, या जो एल्बम्स होते हैं उसमें गाना गाया है। फ़िल्म वगैरह में उतना ज़्यादा आपने नहीं गाया है। अभी-अभी रिसेंट टाइम में तो डेफ़िनेटली मेरे को लग रहा है आपने गाया है, बट स्टार्टिंग आपने एज़ अ एल्बम किया था? इफ आई एम स्टार्ट तो नॉट रॉन्ग। हाँ, स्टार्ट तो देखिए लगभग सबका एल्बम से ही हुआ है। फ़िल्में 2000 में बननी शुरू हुई, लेकिन एल्बम का मार्केट तो काफ़ी पुराना है। आज हम बोलते हैं कि भई प्लेबैक सिंगर है वो, बट और हीरोज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे, एक्टर की। बट छत्तीसगढ़ के असली हीरो तो सिंगर ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जब आप 2000 के पहले जाइए, मिथिलेश साहू जी हैं, महादेव हिरवानी जी हैं, कविता वासनिक दीदी हैं, ममता चंद्राकर दीदी हैं, ये सारे सिंगर्स हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ म्यूज़िक और छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री पे कहीं न कहीं मैं बोलता हूँ कि उनका जो एक वो था, वो आज भी भारी है। तो शेख हुसैन जी हुए उस ज़माने में, जो आपने गाने सुने हैं, केदार यादव जी हुए। तो छत्तीसगढ़ बेसिकली सिंगिंग डोमिनेटिंग प्लेस रहा है। जी। हीरो, और ये कॉन्सेप्ट तो 2000 के बाद आया ना, जब फ़िल्में बननी शुरू हुई, जब एल्बम बनना शुरू हुआ। जी, जी। तो वो हीरो और सिंगर से मेरे को याद आया कि आपने एक अभी मूवी भी की है। हाँ। जी, जी। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? बली है फ़िल्म का नाम। नेगेटिव कैरेक्टर है, हार्डकोर नेगेटिव है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि उतना बुरा किरदार तो मैंने बॉलीवुड में भी नहीं देखा है। जब आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया है सागर पंडा जी ने, फ़िल्म के डायरेक्टर हैं गंगा सागर पंडा जी। और बाकी टीम में जो लोग थे, पुष्पेंद्र सिंह जी यहाँ के बड़े रिनाउंड एक्टर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की कि कैसे मुझे करना चाहिए कैसे, क्योंकि मुझे एक्टिंग तो मैंने सीखा नहीं है। उसके अलावा टीम में डीओपी थे अनुराग और आदिश, एडी थे, तो एक टीम वर्क के मैं कर पाया वो चीज़। काफ़ी अच्छी फ़िल्म बनाने की हमने कोशिश की है, क्योंकि अच्छी बनी है, ये नहीं बनी है तो आप लोग बताएँगे, वो तो सभी बोलते हैं अपनी फ़िल्म के लिए। हमने कोशिश की है कि अच्छी फ़िल्म बने, एंटरटेनिंग बने, छत्तीसगढ़ के लिहाज से थोड़ा हम आज तक जो आप देख रहे हैं उससे थोड़ा अलग कुछ कर पाएँ। और गाने भी हैं फ़िल्म में मेरे 3-4 गाने। आज तक जिस तरीके को गाने पे मैं आपने मुझे आज तक सुना है, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया है, उसके बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर है वो। और कोई जब भी मुझसे ये पूछता है कि भई ये कैरेक्टर करने के पीछे क्या रीज़न था? तो एक्टिंग नहीं आती, वैसे ही गाना भी नहीं आता था। गाना भी मैंने सुन-सुन के ही सीखा है पहले। तो गानों में आदर्श हमारे रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी हुए। तो एक्टिंग में भी कुछ लोगों को हम बड़ा पसंद करते हैं। जैसे मेरे तो व्यक्तिगत जो हैं पसंदीदा हैं धनुष, जी। और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफ़ान खान हैं। तो इन लोगों को जब ये फ़िल्म मेरे पास आई तो मैंने पहले बोला कि मेरे को 2-3 दिन टाइम दीजिए, कि मैं सोचूँ कि, क्योंकि वो इतना नेगेटिव है ना कि छत्तीसगढ़िया लोग जैसे होते हैं ना भावुक, तो कोई भरोसा नहीं है कि फ़िल्म देखने के बाद कोई डोकरीदाई आके मेरे को गाली भी दे दे कि इसी ने किया था ऐसा वैसा करके। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ी, मैंने भी मूवीज़ वगैरह देखी है ना, हुँ, तो जैसे मेरे जीजा जी भी हैं इसमें, हुँ, आपके बॉलीवुड में, हुँ, तो उन्होंने भी जब नेगेटिव किया था, हुँ। तो हम लोग जब मूवी देखने के लिए गए थे तो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा भड़क गई थी कि तू कितना मार खा रहा है भाई। नहीं ख़ैर, हाँ, वो पेरेंट्स का प्रेम है। बट मुझे हमेशा लगता है जब से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि अगर वो स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड के अच्छे एक्टर्स के पास जाती है और उनमें 3-4 मेन कैरेक्टर हैं, तो वो सारे लोग वही चूज़ करते हैं जो मैंने चूज़ किया है। ओके। तो मुझे चूँकि एक्टिंग नहीं आती, मैंने कोशिश की कि मैं सोचूँ उनके जैसा कि ये क्या करते? जी। तो वैसा एक और किया है, कोशिश की है कि आप लोग अचंभित हों फ़िल्म देख के, लेकिन उसके लिए आप लोगों को फ़िल्म देखना पड़ेगा। तो आप लोग फ़िल्म देखें, फिर बताएँ अचंभित हुए कि नहीं। डेफ़िनेटली सबको देखना चाहिए और मैं भी वॉच करूँगा। अनुराग भैया, ये बताइए कि जैसे अभी हमने बात किया कि भई एक सिंगर और एक परफ़ॉर्मर हम देखते हैं, तो मैंने जितना आपको जाना है, आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं अपने ऑडियंस से, और मेरे को लगता है कि आपको भी ये कहीं न कहीं लगता होगा कि भई कई लोग हैं जो आपसे अच्छा भी गाते होंगे, हुँ। बट उनको वो रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिली है जितना आपको प्यार मिला है। उसका क्या एक रीज़न अगर आप देखें तो क्या है? सिर्फ़ ईश्वरी कृपा है और कुछ नहीं है। सिर्फ़ ईश्वरी कृपा होती है। जैसे मैंने बताया कि मुझे 14 साल लगे पहला हिट अ, पाने में। मेरे हाथ में था नहीं, गाना था, मैं गाना गाता था।
नहीं हिट हो रहा था। अभी भी मैं गाना गाता हूँ, अभी गाने हिट हैं, अभी मैं ऑलमोस्ट पूरी रात अपने हिट गाने गा के काट सकता हूँ, इतने गाने हिट हैं। और हिट होने में और लोगों को आपके गाने याद होने में भी एक अंतर है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बहुत हृदय से छत्तीसगढ़ की जनता का जो है आभार करता हूँ, प्रेम करता हूँ कि उनको मेरे गाने याद हैं, स्पेशली बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को। तो जब मैं जो कनेक्ट करने वाली आप बात कर रहे हैं ना, वो आपके बस का नहीं होता। आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने गुणी हो, अगर आप लोगों के बीच में नहीं हो पहले से, तो आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर अभी बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मेरे गाए हुए हैं और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उन गानों को मैं स्टेज में नहीं गाता हूँ। क्यों नहीं गाता हूँ? क्योंकि लोगों तक वो गाने नहीं उतने प्रचलित हुए। तो जब मैं गाऊंगा स्टेज में, तो वो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारी भी मजबूरी होती है कि हम वो उन गानों को उनके लिए परफॉर्म करें जिनको उन्होंने सुन रखा है, जिनको उन्होंने प्यार दिया है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा है, मैं नहीं गाता स्टेज में, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये गाना में व्यू नहीं आए थे, ये चला नहीं था, तो इसमें लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। जी, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ और है मेरे को, जो पर्सनली आउट ऑफ द जो हमारा टॉपिक है उससे मैं रह के बात करता हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर की बात करें, या जैसे हमने बॉलीवुड की एग्जांपल लेते हैं, तो बॉलीवुड में भी जो मूवीज़ बनती थी, तो बॉलीवुड में एक टाइम ऐसा था कि बॉलीवुड में मूवीज़ ऐसी बनती थी जो लोगों को पसंद आए। बट जैसे हमने ओटीटी का ज़माना देखा, ओटीटी ने ऐसी चीज़ें दी जो बॉलीवुड में नहीं थी, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड में जनरली लव स्टोरीज देखते थे। छत्तीसगढ़ भी मूवी में इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो एक वही थीम कॉपी हो रहा था, लव। और जैसे मेज बहुत अच्छी हिट रही, राइट? तो इस पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि मैंने कहीं अभी रिसेंट में ही सुना है कि अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि मेरी जो ऑडियंस है उनको क्या पसंद आएगा, उसके बेस पे कर रहे हैं, या दूसरे तरफ आपको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, और उसका हो सकता है कि एक्सेप्टेंस धीरे से आए, बट जो ऑडियंस को पसंद आ रही चीज़ है वो अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसका ग्राफ भी बहुत जल्दी डिक्लाइन भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को शिफ्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी आपको पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हैं जो उनको पसंद है, और हो सकता है कि लॉन्ग रन तक उनको कोई और चीज़ पसंद आए और उसमें हो जाए, और जिसमें आपने अपनी जो ओरिजिनल चीज़ है ना वो आपने मिस कर दी। तो ये आप इस मतलब चीज़ से कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ इस चीज़ से जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उनमें अगर ऐसे टॉप 5 लोगों की लिस्ट बनेगी तो उसमें मेरा नंबर ज़रूर होगा। क्योंकि मैं जब से गा रहा हूँ, मैंने कभी ये सोच के गाना बनाया ही नहीं कि इस तरीके का कंटेंट चलता है या ये चल रहा है। मैं हमेशा वही गाना गाया जो मेरे को अच्छा लगता है। चूँकि मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मैं उसके लिए चार्ज करता हूँ। तो आप जब कोई गाना बना के लेके आते हो जो आपके मूड का है, तो एज़ अ प्लेबैक सिंगर वो मेरा काम है कि मैं उसको गाऊँ और उसमें अपना बेस्ट दूँ। वो भी मैं करता हूँ। जी। लेकिन अगर आप पर्सनल चॉइस की बात करेंगे, खुद गाने जब मैं बनाता हूँ तो मैं वही गाने बनाता हूँ। आप मेरा चैनल उठा के देखेंगे, बहुत सारे गाने हैं और लगभग एक कमेंट आपको हर गाने में मिलेगा किसी ना किसी का कि इतना अच्छा गाना है लेकिन इतना कम व्यू क्यों है? तो वो अगर देख के मैं गाने बनाता तो मैं गाने बनाता ही नहीं ना। हाँ, तो मैं एटलीस्ट मैं तो उस बात पे विश्वास नहीं रखता कि क्या चल रहा है मार्केट पे। जी। आपको ना संतुलन बना के चलना पड़ता है। हम्म। मैं अपनी ज़िद में अगर एक पैटर्न ही कर रहा हूँ, वो भी नहीं होता। और आप पूरी तरीके से किसी और के लिए आपने खुद को बदल दिया, वो भी नहीं होता। जी, आपको मिड पाथ हाँ, लेना हाँ, पड़ेगा। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं इन दोनों के कहीं न कहीं बीच में आया, तब जाके मेरी सफलता का ग्राफ थोड़ा बढ़ा। कि मैं ये समझ पाया। जब तक क्या होता है ना, देखो, या आप इसको दूसरे तरीके से ये सोच सकते हैं कि पहले आप अपने आप को लोगों के बीच में लाइए, उनको वो सर्व करके जो वो चाहते हैं। जी। और जब वो आपको सुनना पसंद करें, जब वो आपको इंडिविजुअली आपकी चीज़ें पसंद करने लगे, तब आप उनको वो सुनाइए जो आप उनको सुनाना चाहते थे। ये भी एक तरीका है। सही है। पूरी तरीके से खुद को बदलना तो मुझे लगता है कि मतलब सेंसलेस है आर्ट में। और देखिए, जिन्होंने नहीं बदला, आप जितने हिट लोग हैं, उनका अपना एक स्टाइल है काम करने का। तो वो अगर नहीं रहेगा तो फिर उनकी मौलिकता ही कहाँ रहेगी। तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि अगर आप ये सब देख के मार्केट में आते हैं तो आप आएंगे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जी। ये राह थोड़ी मुश्किल होगी। जितने लेट से आएंगे उतना लंबा टिके रहने का आप में सामर्थ्य रहेगा, क्योंकि आप में वो काबिलियत आ जाएगी। जैसे कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो
लोग बोलते हैं ना कि सबका फ़ायदा नुकसान होता है, तो आपको इसमें क्या फ़ायदा हुआ? मैं बोलता हूँ इसमें फ़ायदा ये हुआ कि अब जो सफलता मिली, एटलीस्ट मैं उसकी वैल्यू जानता हूँ कि जी। कितनी मुश्किल से मुझे मिली है। जी, जी। तो उसको वहाँ पे रखने के लिए मैं उतनी शिद्दत से मेहनत करता हूँ। मेहनत करना। हो सकता है मेरा पहला ही गाना हिट हो जाता, सुपर हिट हो जाता हम्म। और मैं फिर केयरलेस हो जाता, मैं ना सीखता, ना मैं हम्म। उस तरीके से मेहनत करता। तो मैं बोला इसका फ़ायदा ये है। सो अनुराग भैया, मैंने अभी रिसेंट में एक अन्नू मलिक का वीडियो देखा था। उसमें क्लियर बोला है कि मैं अन्नू मलिक इसलिए हूँ कि आज की डेट में भी मैं कितना भी बड़ा सिंगर हो जाऊँ या कितना भी बड़ा कंपोजर हो जाऊँ, मैं जाके लोगों से काम मांगता हूँ, राइट? तो मैं कुछ लोग को ऐसा भी जानता हूँ जो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में रहते हैं कि भाई हम आज की डेट में काम मांगने नहीं जाएंगे, हमको खुद चल के काम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है, आपको एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि कोई बहुत बड़े छत्तीसगढ़ के कोई हैं जो मूवी बना रहे हैं, और वो मूवी में आपको पता है कि भाई ये मूवी उनका माइंड में चल रहा है। अब आप जाके उनसे चलिए आपको एज एक्टिंग में या आपको चाहिए कि आपका सॉन्ग रहे उस मूवी में, तो आप जाके उनसे काम मांगेंगे? नहीं। क्या रीजन है उसके पीछे? नहीं, आज तक नहीं हुआ। देखो हर इंसान का ना एक बेसिक नेचर होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं बहुत ऑनेस्टली आपको ये बोल रहा हूँ। आपने बोला कि कोई बड़ा डायरेक्टर कोई फिल्म बना रहा है या कोई गाना बना रहा है, जी। तो अगर मैं उनके टैलेंट पे, अगर मैं उनके कहना चाहिए सामर्थ्य पे भरोसा रखता हूँ, तो मुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं। मैं ये सोचता हूँ अगर उनकी फिल्म में कोई ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ, उनमें इतनी समझ है कि यार ये काम तो अनुराग ही करेगा, तो मुझे उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मुझे अप्रोच करेंगे। जी। मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मेरी बात को समझिए आप। बट मेरा नहीं है वैसा नेचर कि मैं पता है कि कोई फिल्म बना रहा है तो फोन लगा लूं कि भैया 2 गाने गवा लूं, बजाय उसके मैं अप्रोच कर। देखिए ये क्या है, एक तरीका है ना अप्रोच करने का। मैं दूसरे तरीके पे विश्वास रखता हूं कि मैं काम इतना अच्छा करूं कि सामने वाला मेरे काम की इज्जत करे, मुझे बुलाए। इसमें कहीं ये नहीं है कि मैं मतलब अहंकार वश ये बोल रहा हूँ कि सामने वाला ही फोन लगाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार मेरे से बात करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये आदमी जैसे दिखता है वैसा है नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये रहा है, क्योंकि मैं कई लोग से जैसे सोशल मीडिया कनेक्ट हूँ और कई लोग से बात होती है ना, तो मेरे को ये फीडबैक मिला है कि भाई आपको हमको आपकी लाइफस्टाइल या आपको देख के ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं एरोगेंट हैं, और आप इजी, एरोगेंट तो निगेटिव वर्ड हो गया, आप इजी अप्रोचेबल नहीं है। आप या मैं? जी। मैं या आप? मेरे पास ओके फीडबैक ओके। आता है। देखिए तो देखिए क्या होता है ना भाई, मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में एक चीज बताता हूँ। आपने जैसे उदाहरण दिया अनु मलिक जी का, वो एकदम राइट है। इस बात की तो गारंटी है कि मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई एक होगा जो जाता होगा, तो जो जाता होगा टेक्निकली वो मेरे से ज्यादा सफल होगा आज के जमाने में, ये आप बात मान लीजिए, हम्म, क्योंकि वो अप्रोच कर रहे हैं ना, और उसमें जी कोई बुराई नहीं है। जी। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों करोड़ों के प्रोडक्ट्स होते हैं, एड बना के अप्रोच ही तो करते हैं ना। तो एक तरीका होता है आप कैसे जाते हो, और दूसरा तरीका ये होता है ना भाई कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मैं, हो सकता है मैं 20 की जगह 10 गाने गाऊं, लेकिन मैं अपने तरीके से जीवन जीना पसंद करता हूँ। वो अपने तरीके से जीवन जीते हैं जो जीते हैं, तो मुझे, मैं उनको कभी गलत बोलता नहीं, क्योंकि है ही नहीं। मैं तो बोला ना कि ज्यादा सफल उधर से ही हो गया। बट अगर आप ऐसे में खुश हो तो क्या दिक्कत है? वो कई लोग और तो राइट और रॉन्ग का ना मेरा डेफिनेशन बहुत अलग है। हम्म, कुछ होता ही नहीं है राइट और रॉन्ग मेरे हिसाब से। जी। जो मेरे लिए सही हो आपके लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए सुबह सही है वो शाम को सही नहीं है, जो इंडिया में सही है वो अमेरिका में सही नहीं है। यहाँ तक कि किसी को मारना तक, अगर मैं आपको गोली मार दूं तो वो गलत है, मैं जेल के अंदर जाऊंगा। कोई फौजी बॉर्डर पे किसी को मार देगा वो सही है। तो भाई समय, देश, काल, परिस्थिति, मनुष्य के हिसाब से चीजें बदलती रहती है ना। तो मेरी परिस्थिति अलग है, मेरी सोच अलग है, तो मैं वो चीजें करता हूँ जिसमें मुझे सुख मिलता है। कोई और वो करता है जिससे उससे मिलता है, तो कोई फर्क ही नहीं है। तो एक, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये भी देखा कि आपके जितने हिट गाने हैं ना, वो कई तो ऐसे चैनल्स देखे जो एकदम ही स्टार्ट ही हुए और आपके वीडियोस डाले और मिलियंस में हैं। कई गाने ऐसे हैं जिनके वीडियोस अच्छे नहीं है या वीडियो ही नहीं है, ऑडियो ही चल रहा है। ज्यादातर गाने वैसे ही हैं। ज्यादातर गाने वैसे है, तो ये इसके पीछे ये रीजन तो नहीं है आपका, क्योंकि आपने बड़े जो टॉप का जो हम लोग नाम लेते नहीं हैं। देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि और ऐसा नहीं है कि मैंने अप्रोच नहीं किया। देखो अप्रोच करने के तरीके भी होते हैं। जब आप पूछ रहे हो ना ऐसा, तो मैं आपको बताता हूँ एक, मैंने कभी ये किसी पॉडकास्ट में बोला नहीं है, आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। एक एक है डायरेक्टर हैं और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो मैं उनके पास काम मांगने कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे ऐसे रैंडमली पूछा कि भैया मैं नहीं, छत्तीसगढ़ का कोई भी आर्टिस्ट जब
काम करता है, शुरू करता है, तो उसका एक वो होता है कि मेरे को इस फलाना आदमी के साथ काम करना है। मेरा भी शुरू से था। तो पहले मुझे लगता था कि मैं उतना पक्का नहीं हूँ अपने काम में, इसलिए आप मेरे साथ काम नहीं करते हो। तो पहले मैं अपने अंदर कमियां ढूंढता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल लिया कि हाँ भाई, मैं ही नहीं पका हूँ तो कैसे बोलूँ। फिर मुझे लगा कि मैं हिट नहीं हूँ, तो शायद इसलिए आप काम नहीं करते हो, क्योंकि सबके पैसे लगते हैं, सबको रिकवरी चाहिए ना। फिर मैं हिट भी हो गया, फिर मैं पक भी गया, फिर मैं हिट भी हो गया। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में मेहनत करूं तो आपके साथ काम करने लायक बन जाऊं। तो मैं आपसे ये काम नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि किस दिशा में मेहनत करूं तो जी। आपको काम हो। तो ये भी एक तरीका होता है सोचने का, विचार करने का। तो उनका क्या आंसर था? नहीं बोले, नहीं तो बहुत कमाल आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा गाता है। परिस्थिति देखो क्या होता है भाई, एक चीज ये भी है, उनका यही था कि तुम मेरे सबसे पसंदीदा गायकों में से एक हो। लेकिन एक टीम बनी होती है सबकी, एक और एक ना जीतती हुई टीम के साथ कोई छेड़छाड़ करता नहीं है। हाँ। शायद मैं होता, मैं भी नहीं करता। और मैं इसीलिए बुरा नहीं मानता चीज़ों का एक समय तक। और जैसे आपने जो दूसरी बातें बताई ना, कि बहुत सारे गाने हिट हुए जिनके वीडियो ही नहीं है, बहुत जी। सारे गाने हुए जो 0 सब्सक्राइबर चैनल थे, बहुत सारे गाने हिट हुए जिनके मतलब जिनकी पूरी टीम को कोई नहीं जानता था। इसका क्या मतलब हुआ? तो इधर मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि मैं मुझे बड़े प्रोडक्शन हाउस में गाना है, दूसरी तरफ मेरे गाने वहां चल रहे हैं जहां कोई उम्मीद ही नहीं है। तो कुल मिला के फिर मेरे अंदर ये आ गया कि यार मेरे पास तो अच्छा काम करने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। मैं वो करता हूँ, बाकी वही वही जो राम रची रखा, तो उनके भरोसे चल रहा है जीवन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये जो एंगल आपने डिस्कस किया ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। और मेरे को लगता है कि डेफिनेटली ये उन लोग के लिए भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने का। कि आप ये मान के चलिए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये बोलता हूँ कि अगर आप देखिए, मुझे लगता है म्यूजिक में टैलेंट से ज़्यादा ना आपका टेम्परामेंट मायने रखता है। मैंने बहुत से टैलेंटेड लोगों को, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को म्यूजिक छोड़ते हुए देखा है, म्यूजिक में स्ट्रगल करते हुए देखा है, बर्बाद होते देखा है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव राइट टेम्परामेंट। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे से कम टैलेंटेड है म्यूजिकली, लेकिन उनका टेम्परामेंट मुझसे बेहतर है, तो मेरे से ऊपर है। तो टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे सिंगर्स को मैं सुनता था, मतलब भाई क्या गा रहा है ये, तो एकदम आने वाले टाइम पे बिल्कुल किल कर देगा। आने वाले टाइम पे भाई ने गाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका टेम्परामेंट ही नहीं था वैसा। जो चीजें म्यूजिक के लिए जरूरी है वो करते ही नहीं थे। जी। गॉड गिफ्ट टैलेंट कमाल है, लेकिन खुद नहीं है वैसा, वैसा पॉजिटिव अप्रोच ही नहीं है, तो छूट गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को देख के मैंने सोचता था, सच बता रहा हूँ, कि भाई दुख होता था मेरे को कि यार ये मध्यम वर्गीय परिवार से आदमी है, इसको क्यों भगवान गाने बजाने का ऐसा कीड़ा दे दियो, इसको टैलेंट भी नहीं है उतना, और इसको ये भी दे दियो आप, ये कैसे करेगा बाद में। मतलब दुख होता था अंदर में। मैं कई बार तो लोगों को, एक दो लोगों को मैंने मना किया कि भाई ये कुआं है और तेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, इसमें मत जा। और दो लोगों ने मुझे गलत साबित किया। एक टाइम ऐसा है जब वो मेरे से ज्यादा शो करते थे, मेरे महीने में 2 शो हो गया, उनके 20-20 शो होते थे। तो मैं बोलता था, उस दिन से मैंने फिर किसी को टोकना बंद किया कि यार अनुराग तू कोई नहीं होता, भले तू अच्छे के लिए बोल रहा है, बट किसी के सपनों को अगर उसमें वो है तो उसको हिलाने का तू अपना नेगेटिविटी अपने पास रख। मैं नेगेटिव था, वो तो पॉजिटिव था अपने लिए। और मैं उससे सीखा उस दिन बाद कि अगर कोई आ रहा है तो मैं उसको टोकता नहीं हूँ कि भाई मत कर। मुझे लगता है क्या पता तेरे भाग्य में आई हो। क्योंकि हमने भी देखा है कि बहुत सारे जैसे थोड़ा बहुत मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ ना, तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ही लोग, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे को कि भैया हमने शेयर मार्केट में इतना लॉस कर दिया, उतना लॉस कर दिया। मैंने खुद किया है। मैंने 2 बार ट्राई किया है। जी। और तो हम यही बोलते हैं कि भाई, क्योंकि एक्चुअल में आपका आपकी आपने जो बोला वो नेगेटिविटी नहीं है, वो आपको पता है कि भाई उस लेवल तक रीच करने के लिए कितना मेहनत है। तो आप आपको समझ में आता है कि भाई इट्स नॉट लाइक कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कुछ हो जाएगा। तो आप उनको एक्चुअल में आप बताते हैं। मैं अपने स्ट्रगल से एक्चुअली हाँ, मुझे हाँ, लगता था यार, मैंने सीखा, भगवान की दया से मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था इस चीज का, जी, तो जी। भी मेरा नहीं हो रहा है। तो हाँ, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तेरा हाँ, क्या होगा। लेकिन वही वहीं पे वो चीज काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड एलिमेंट, जी। कि भैया भगवान ने उसके भाग्य में लिख के रखा है, तो तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होगा। तो मैं अब टोकता नहीं किसी को। हाँ, हेल्प दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि तेरे को नहीं आता तो जो मेरे को पता है मैं तेरे को थोड़ा बता दूंगा, बाकी मना नहीं करता। एज आर्टिस्ट, ठीक है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली पैसा तो हमको कहीं ना कहीं जीवन में चाहिए, ठीक है, या
अगर मैं बात करूँ सीधे शब्दों में, तो मनी क्या है आपके ना? देखिए, पैसा तो जीवन की सबसे पहली ज़रूरत है। चाहे आपको संबंध निभाने हों, आपको मित्रता निभानी हो, आपको अपना जीवन जीना हो, वर्तमान समय में तो पैसा नहीं है मतलब आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो पैसे को लेके तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा कमाना है मेहनत से। और मुझे अपने काम की जो सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि किसी को धोखा देके, किसी को चीट करके नहीं कमाना है। मैं परफ़ॉर्म करूँगा, वो खुश होगा, उससे पैसे लेने हैं। जी। ये एक मिडल क्लास आदमी की सोच है। और पैसे को लेके एक सोच मेरी ये है ना कि पैसा एक टाइम के बाद सिर्फ नंबर होता है आपके बैंक अकाउंट का, या इतना किलो सोना है, इतना वो, एक टाइम के बाद जब आपके पास इतने पर्याप्त पैसे हैं कि आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो, जो मन हो है वो खा सकते हो, जो मन है वो पहन सकते हो, जिस मन में है उस गाड़ी में घूम सकते हो, जिस जैसा मन हो आप घर बना सकते हो। उसके बाद पैसा जो है ना वो सिर्फ नंबर है आपके अकाउंट में। आपके पास, अगर मैं कहूँ आप किसी के अकाउंट में 1,000 करोड़ है, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ है, एक बात की मैं बात कर रहा हूँ, अगर है तो, अभी नहीं है, तो उसके बाद वो सिर्फ नंबर है। क्योंकि खाओगे आप भी दाल चावल, खाऊंगा मैं भी दाल चावल, प्रोसेस होके वो बाहर वैसे ही आना है जैसे आपके में आएगा। गाड़ी में ठीक है, आप रॉयल्स रॉय में घूम रहे होगे, मैं शायद फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ। तो एक टाइम, इनिशियली मुझे लगता है पैसे बहुत चाहिए जीवन में, लेकिन सिर्फ पैसा जीवन नहीं है, जीवन का हिस्सा है, ये मैं मानता हूँ कि पैसे के बिना कुछ नहीं होना, लेकिन सिर्फ पैसा ही है तो सब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको इनिशियल में ऐसा लगता है कि जैसे जब आपका स्ट्रगलिंग टाइम था, क्योंकि मेरा भी एक लंबा फेज रहा है जहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ऑलमोस्ट आई वाज बैंक करप्ट स्टॉक मार्केट के कारण। तो उस समय हमारा मनी को लेके व्यू कुछ और होता है। उस समय जो भी हम लोग काम करते हैं, पैसे के लिए काम सौ करते हैं। प्रतिशत और उसके बाद एक लेवल पे जब हम लोग चले जाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि यार पैसा सब कुछ नहीं है। नहीं, देखो पैसा आने के बाद ऐसा लगता है। वो भी जरूरी नहीं है कि हम लोगों को नहीं लगता है, वो हमको लग गया बहुत बड़ी बात है। अगर यही चीज हमारे पॉलिटिशियंस को लगती हम्म। है ना, इतने बड़े बड़े हम, मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, इतने बड़े बड़े हम हॉस्पिटल्स का नाम सुनते हैं कि यहाँ ये करप्शन हो गया, यहाँ इस मरीज के साथ ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन का सुनते हैं इसके पास इतने 1,000 करोड़ के ये तो नहीं सोचते ना ऐसा। हम्म। अगर ये सोचते तो उसके बाद तो देश के भले के लिए कुछ करते हैं, गरीबों जी के लिए कुछ करते हैं। जी जी। तो वो सोच भी आपके अंदर है, वो बहुत बड़ी बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। हालांकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि कुछ सही गलत नहीं होता, मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप पैसा पैसा करेंगे, जब थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप किस लेवल में संतुष्ट होते हैं ये तो आपका व्यक्तिगत निर्णय है ना। जी ऐसा थोड़ी कि मेरे पास आज की डेट में कोई 100 करोड़ 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या मेरे बाहर BMW खड़ी है, मैं तो अभी भी साधारण मिडिल क्लास आदमी हूँ। स्टार हूँ भगवान के दिए ऐसे लोगों की नज़रों में, वो एक अलग बात है, बट फाइनेंशियली तो हम आज भी मध्यम वर्ग के लोग हैं। बट पैसे को लेके वो पागलपन नहीं है मेरे अंदर, तो नहीं है कि मैं देखता हूँ कई, अब चूंकि इस फील्ड में हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, 500 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, 200 करोड़ का चाहिए, मुझे लगता है भाई क्या करेगा। मतलब एक समय के बाद अगर आप पैसे का सदुपयोग अगर नहीं कर सकते ना, तो ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं। एक दिन आएगा आप फट से आप निकल लोगे ऊपर, उस दिन वो नंबर, वो वही नंबर रहेगा, बस उसकी जगह आपकी जगह आपके बेटे का नाम आ जाएगा, या आपके दामाद का नाम आ जाएगा, आपकी बेटी का नाम आ जाएगा, आपकी बहू का नाम आ जाएगा। और वो भी अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो वो भी एक दिन निकल लेगा, फिर किसी और का नाम आ जाएगा, वही। वो रहेगा, वो पैसा वही रहेगा 100 करोड़। जी जी। तो ऐसे 100 करोड़ का क्या मतलब है जिसको आप ना अपने लिए यूज कर पाए, ना परिवार वालों के लिए यूज, ना समाज के लिए कर पाए। तो तो अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूँ, तो जैसे हम लोग एक टाइम बाद मैस्लो हायरार्की है कि भाई आदमी पहले इनिशियल अपने कपड़ा, मकान, घर, इसके लिए स्ट्रगल करता है। फिर एक लेवल ऊपर जाता है जो बातें करता है कि भाई मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, या गिविंग बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही सारी चीज़ें मिली है, उसके लिए मैं कुछ कर लूँगी। राकेश झुनझुनवाला ने बोला भाई आज की डेट में मेरे पास 20 25 30 हज़ार करोड़ है, इतना पैसा मैं क्या कर लूँगा, इसका 200 500 करोड़ इसको दे दूंगा, बेटी को दे दूंगा, दामाद को गिफ्ट कर दूंगा। हम्म और मोस्ट ऑफ दी वेल्थ उसने अपनी डोनेट करने के लिए डाल दिए। इवन अगर हम लोग वॉरेन बफेट की बात करें, तो 95% उन्होंने वेल्थ अपनी डोनेशन कर दी ऑलरेडी। तो एज अ अनुराग शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो आपका कोई ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे को तो सोसाइटी के लिए करना है, किसी भी फील्ड में हो देखिए, सकता है वो? बहुत ईमानदारी से अभी मैंने बताया 2-3 साल मेरे को काम करते हुए प्रोफेशनली, तो इतना
कुछ मैंने ना सेव किया है ना अचीव किया है कि मैं अभी सोसाइटी को जो दे सकते हैं वो तो अभी भी देते। एक अच्छा नागरिक होना अपने आप में आज की डेट में जो है सोसाइटी के लिए वो देना ही हुआ। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है मन में, बहुत सारी चीज़ों को देख के लगता है कि काश मैं ये नहीं, सब। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ मॉनेटरी से छोड़ के, कि भाई हम्म। आप ज़रूरी नहीं कि पैसे ही दें। तो आपको लेट्स से हमने अपने स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी कराई थी कि आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं आपका सारा चीज़ें जितने खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं आपके महीने के, वो मैं रेडी हूँ पे करने के लिए। हम्म। एक ऐसा कौन सा काम है जो आप आज की डेट में फ्री में करने के लिए रेडी होंगे? अब आप हंसोगे मेरे ऊपर, मतलब कभी कभी वो हम लोग होते हैं ना, ऐसा सोच, मैं लिटरली सोचता हूँ ऐसा कभी कभी कि अगर मेरा खर्चा ये है, एक फिक्स है वो, एनी मान लो 2 अमाउंट, लाख रुपए फॉर एनी एग्जांपल। अमाउंट, दो नहीं यस। सोचता मैं, थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, हुँ, लेकिन हाँ 5 मान लो आप। हाँ, अगर वो मेरा फिक्स कहीं से हो गया ना, हुँ, या कहीं से मुझे आ रहे हैं, तो उसके अलावा मैं एक ट्रस्ट बनाऊं। मेरे पापा का नाम मनहरन है और मेरी मम्मी का नाम उषा है। ये आप बोले तो मेरे को सडन है, तो मैंने सोचा था एक मनुषा नाम से एक ट्रस्ट बनाऊंगा, और जितना पैसा मैं रिकॉर्डिंग या शोज से, मतलब अपने गाने से कमाऊंगा, वो पूरा का पूरा पैसा उस ट्रस्ट में जाएगा, और उससे मैं जो मेरे को लगेगा वो मैं करूंगा। ये कभी कभी मन में ख्याल आते हैं कि ये मेरा 5 खर्चा रहा, ये फिक्स हो गया, उतने में मैं अपना मस्त रह रहा हूँ। तो उसके बाद चाहे जितने पैसे शोज से आए, ये सुनने में बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, और शायद हम भी सोच रहे हैं कर पाए ना कर पाए, वो बहुत अलग चीज़ है। बट आपने चूंकि थॉट की बात की, तो वो थॉट आता है मन में कभी क्योंकि कभी। मेरे को लग रहा है आप करेंगे डेफ़िनिटली। मैं चाहूंगा कि ईश्वर मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं कर पाऊँ। और हम प्रे करेंगे कि डेफ़िनिटली जो आप सोच रहे हैं, काफ़ी अच्छा थॉट है। और जितना मैंने आपसे डिस्कशन किया ना, उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यू आर अ प्योर सोल, और एक्चुअल में जो चीज़ आपने अचीव की है अभी तक, वो अ, कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा है, बट डेफ़िनिटली आपका हार्ड वर्क है और आप वो डिज़र्व करते हैं, और आप इसके ऊपर भी डिज़र्व करते हैं। तो हो सकता है 1-2 साल बाद मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लेना अगर आपको वो एक आदत तो कभी नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़िया होने का सबसे बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़िया कितनी भी ऊंचाई पे जाए, वो अपने साथ के लोगों को कभी छोड़ते नहीं है। जी। ये हार्डकोर छत्तीसगढ़िया की निशानी है। तो हम अनुराग भाई, ये सफ़र आप अपना बताइए कि मतलब रायपुर से चालू होके अमेरिका में जो आपने परफ़ॉर्मेंस दी थी, और वो तो मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ़ का बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है, और माइल्स अनबिलीवेबल काइंड ऑफ अनबिलीवेबल है। और ऐसा चीज़ें हैं एक्सपीरियंस। कि जैसे मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ। आपने हर्षद मेहता की स्कैम देखी होगी, है ना? सुनिए। सुनी है। तो पहले क्या होता था, एक ऐसा रिंग होता था जहाँ पे लोग जाते थे और ट्रेड करते थे। पहले ऐसा ऑनलाइन नहीं था। अच्छा। हाँ, लोग एक जगह गैदर होते थे, वहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग्स होती थी, और वो उसको रिंग बोला जाता था। हम्म। और वो रिंग ऐसा था कि वो हर स्टॉक मार्केट वालों के लिए ना, क्योंकि अब वो वाला चीज़ खत्म हो गई, अब पूरी ऑनलाइन हो गई है। हम्म। तो वो जो रिंग है, जो एग्जैक्टली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आप जो बिल्डिंग देखते हैं ना, उसके अंदर वो रिंग है। हम्म। और वहाँ पे मेरे को एज अ स्पीकर इनवाइट किया था, और मैंने वहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में अपना स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज शेयर किया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था अपनी बहुत लाइफ बड़ी का। बात है, सच में जी, बहुत बड़ी बात है। जी। तो वैसा ही, और वो ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पैसे से, और अनमोल है कितना वो। भी अगर आप कर लें उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल सकती हैं। तो सेम चीज़ को मैं आपका उससे कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो मेरे ख्याल से नाचा नाचा। नाचा जो है, उन्होंने आपको बुलाया था, तो उसके बारे में बताइए। नाचा देखिए, आपका, आप जिस अचीवमेंट की आप बात कर रहे हैं, समवेयर वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि आप तो अपने इंडस्ट्री के सेंटर पे बैठे थे। जी। नाचा ये थोड़ा डेफिनेटली अनबिलीवेबल अचीवमेंट था ये, और कहीं ना कहीं आजकल हम बड़ा सुनते हैं पॉडकास्ट में सब चीज़ें, मैनिफेस्टेशन और ये वो। तो मेरे एक मित्र ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था अबाउट दिस मैनिफेस्टेशन की, ये कर तू ये, और हम करते थे, क्योंकि मुझे हर वो चीज़ करने में कभी आपत्ति नहीं होती जिसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, खर्च नहीं हो रहे। तो देखो कई लोग हंसते हैं, बोले अच्छा बेटा 11-11 दिख रहा है, तू मैनिफेस्टेशन कर रहा है, मतलब भाई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ऊपर वाले से अपने लिए कुछ मांग रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है अगर 11-11 को मांग रहा हूँ, या 2-2 को मांग रहा हूँ। तो बोले यार तू बड़ा, ये तो सब ऑर्थोडॉक्स, मैं बोला भाई सब बोलने की बातें हैं, मेरे को कोई समस्या नहीं है। मेरे को एटलीस्ट वो टाइम जो है वो याद तो दिला रहे कि मेरे को ईश्वर को कुछ बोलना है, कुछ प्रे करना है। तो मैंने किया था वो, और अमेरिका मेरे 2 साल पहले भी बात हुई थी, 2-3 साल पहले, बट आपको पता है यूएस का वीज़ा प्रोसेस बड़ा, और अब तो, और वो उस समय नहीं हो पाया, इस समय हो गया।
तो चले गए, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ सारे छत्तीसगढ़िया लोग थे। मैं, आप विश्वास करेंगे, मैं जब होटल से बाहर आता था ना, तब मुझे समझ आता था कि मैं यूएस में हूँ। जब तक अंदर होता था सब छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग अपने परिचय के हैं। मेरी दीदी भी रहती है वहाँ, मेरा एक भाई रहता है नेशविल करके जगह, वो विद फैमिली आ गया था। दीदी रहती है डेनवर वहाँ, तो वो आ गई थी, दिया जी भी थे। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं बाहर हूँ, और वो हम लोग एकदम छत्तीसगढ़ी में बात करें। आप विश्वास करेंगे मैं पहले दिन क्या सब्जी खाया हूँ जाके अमेरिका, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कुंदरू आलू खाया हूँ मैं। अमेजिंग। मतलब सुबह भाई पाव भाजी लेके आ गया था दोपहर को, तो उसको पता था इसकी फ्लाइट आ रही 2-2:30 बजे और यहाँ सब व्यस्त हैं, तो वो ले आया था। और एक दिन एक टाइम मेरे को भगवान की दया से खाने पीने के लिए कभी ये नहीं हो कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं मिल रहा है, जो बोलो वो मिल रहा था अपने यहाँ की चीज़ें। तो मेरे लिए वो लग ही नहीं रहा था कि मैं यूएस हूँ। मेरे को लगता था तब, वो जब मैं होटल से बाहर निकलता था तो लगता था यार दुनिया बदली है। और जब भाई के घर पे था, ऋषिराज दुबे नाम है उसका, काका है एक्चुअली वो। तो जब उसके घर पे था तो वो जब लेके निकलता था चीज़ें, बड़े डाउनटाउन शिकागो डाउनटाउन गए हम, नेशविल में गए, तो लगता था हाँ भाई ये अमेरिका है ऐसा। बाकी ऐसे तो अपने ही लोगों के बीच से अपने ही उसमें एनवायरनमेंट में थे, तो परफॉर्मेंस करना बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी छत्तीसगढ़ी गाया, काफ़ी हिंदी भी गाया। थोड़ा नर्वस हुए थे? अभी भगवान की दया से अब वो चला गया है। अब नर्वसनेस ऑडियंस से नहीं आती, अब नर्वसनेस गुणी लोगों से आती है। अब इस एज में आ गया हूँ कि अब 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, इससे नर्वस नहीं होता। अब नर्वस तब होता हूँ जब मुझे पता है कि सामने जो मेरे बैठे हैं वो गुणी आदमी है, वो म्यूजिकली हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतना नाम मालिक की कृपा से कमा लिया है, हो गया है, और आता रहता कुछ नहीं है। तो अब अगर कोई वैसा गुणी आदमी बैठा हो ना तो ही नर्व, और फिर वो गुणी होने के लिए 2 लाख नहीं, वो 2 आदमी बैठे हैं ना, उसी में फिर आवाज में ऐसा, अभी आप हरिहरन साहब को बिठा दोगे सामने या सोनू निगम को बिठा दोगे, तो फिर नर्वसनेस होगी गाने में। तब फिर मैं वो गाना भी बिगाड़ दूंगा जो मैं रोज बड़े आराम से ऐसे गा के निकल जाता हूँ। जी। ऑडियंस से अब नहीं होती, ऑडियंस से अब प्यार, अब वो तो जितनी ऑडियंस है उतना एनर्जी हो जाता है। पहले नर्वस होते थे, ओ भाई इतने लोग, अभी जितने लोग हैं ना, तो एक वो एक ऐड आता है ना, आज आज तो चारों बॉस आए हैं तो 4 गुना अप्रिसिएशन मिलेगी वाला, तो वो वाला माइंडसेट रहता है वहां पे कि अच्छा। भैया अभी तो 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोगों को गंवाना है, तो वैसा नर्वसनेस तो नहीं होती। तो पहली बार में हुए थे नर्वस? ऐसा होता है ना, क्योंकि क्योंकि हर चीज़ ना मैं अपने आप से कोरिलेट कर रहा हूँ। पहली बार नर्वस मतलब किस चीज में, गाने में? परफॉर्मेंस में, यस। हाँ यार, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बहुत टाइम लगता है भाई। और जब कई मैं, बार ऐसा भी लगता है यार, गलत चीज़ अपने ऊपर ले ली है यार। मतलब ऐसा म्यूजिक। लगता है म्यूजिक में, मतलब जैसे अभी क्या है, आपके म्यूजिक में दो चीज़ है, एक तो परफॉर्मेंस है, एक सिंगिंग है। हम्म। कई लोग बहुत अच्छा सिंगर होते हैं, कई बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, हम्म। राइट? तो अभी मेरे को जितना थोड़ा बहुत समझ में आता है, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते या कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको कभी लगा यार ये परफॉर्मेंस देना या लोगों के सामने गाने से अच्छा मैं प्लेबैक सिंगिंग में जाऊं? नहीं, गाने के लिहाज से वैसा नहीं लगता। कभी कभी ऑडियंस आपको ऐसी मिल जाती है, क्योंकि जनरली आप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो, और मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि हम पता नहीं दारू के मामले में नंबर 1 नंबर 2 किस नंबर पे हैं, और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर शोज जो है लेट नाइट होते हैं। तो जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है ना, तब आर्टिस्ट ऑडियंस के लिए ही तो, मतलब हमारे तो जीवन का सार ही वही है। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और 10 8 10 लोग कहीं आ गए जो नशे में मतलब चीज़ें भूल जा रहे हैं कि हाउ टू बिहेव विद समवन, तब तकलीफ होती है। तब ऐसा लगता है अरे भाड़ में जाए सब यार, मस्त एसी चालू करो, रिकॉर्डिंग गाओ, शो, कोई काम करनी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ अभी बहुत जो। सारे इंसिडेंट्स छत्तीसगढ़ में, बहुत अभी था मेरा शो था, डेट नहीं बताऊंगा नहीं तो पता चल जाएगा कहाँ था। उससे क्या होता है, समिति का नाम खराब होता है ना। बहुत अच्छे लोग, बहुत मतलब छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे ही बड़े प्रेम, प्रेम आपको प्यार सीखना है। है तो उनसे सीखो। बैठे हैं, रात को 3 बज गया था, मैंने बोला भाई मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही शो करता हूँ। तो बोले नहीं नहीं भैया, मेला मड़ई का शो है तो कैसे होगा, तो सबका तोड़ निकाल लेते हैं, तो बोले 12 बजे शो शुरू करेंगे हम। अच्छा। हमने 12 बजे शो शुरू किया। अब लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि यार वो कलाकार भी जो हैं, जो बजा रहे हैं पीछे, हम लोग मशीन थोड़ी है। अब वो 4 घंटे से 5 घंटा पहुंच गया मामला, ऑडियंस बैठी, तो आप उठ तो नहीं सकते ना, गाना तो पड़ेगा। और बजाए पड़े हैं बच्चे, फिर वो एंड में फिर आके 8 10 लोग ये वो फिर, अच्छा 5 घंटे का शो है तो अभी एक नया चालू हो गया कि भैया अनुराग शर्मा को बुक किए हैं सुनने के लिए, तो को सिंगर को क्यों सुनेंगे। हम्म। अरे भाई तो अनुराग शर्मा को बुक किया तो 5 घंटा अनुराग शर्मा थोड़ी गाते रह गए यार। जी।
भाई जो भी प्रहसन होते हैं, जो जो लोकमंच के शो होते हैं, उनमें भी एक पार्ट होता है हाँ कि भाई अभी छत्तीसगढ़ी प्रहसन होगा, ये होगा, तो ब्रेक मिलता है। जी अब यहाँ ऐसा है कि एक आदमी नशे में है। अच्छा, सबसे बड़ी बुरी बात यह ना कि वो पीना उसने शुरू किया है शाम से, तो वो 2-3 बजे पहुंचते तक फिर उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो खत्म जाती हो है। जाती फिर उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, प्रैक्टिकल सोचना नहीं है। हम्म आप प्रैक्टिकली बताओ कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं 12 बजे गाना शुरू किया तो 5 बजे तक मैं ही थोड़ी गाते रहूंगा। हम्म और दूसरी बात कि मेरे अलावा भी टीम होती कैसे हम्म कि भाई मेरे अलावा भी इतने, मेरे यहाँ जो बच्चियां गाती हैं, दोनों के गाने मिलियन मिलियन व्यूज में हैं। मेरे यहाँ जो बच्चा गाता है उसकी वॉइस क्वालिटी मेरे से ज्यादा अच्छी है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो वो भी तो परफॉर्म करेगा। तो कई बार ऐसी चीजें होती, तब मन दुखी हो जाता है कि यार ये ठीक नहीं है, मतलब नहीं करना है ऐसा वाला। बट फिर फिर एक नई ऊर्जा जोड़ के, फिर पॉजिटिव साइड्स देख के आपको करना पड़ता है। तो आपको लगता है कई बार आपको भी खुद से भी अंदर से भी फिर बड़ी पिक्चर देखनी पड़ती है हाँ, यार ये जो छोटे छोटे हिकअप्स नहीं हैं मैं बदमाश हूँ इस मामले में। हाँ क्या हुआ था, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं गा रहा था, शो चल रहा था, फिर मैं क्या करता हूँ, जब भी जाता हूँ तो 5-6 गाने कंटिन्यूअसली गाता हूँ। मैं एंकर तक को बोलने नहीं देता हूँ, हम्म 5-6 गाने मैं गाता हूँ। फिर बच्चे आएंगे, वो 2-3 गाना गाएंगे, तब तक मैं वापस से थोड़ी चाय वाय पी के रेडी, फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं 5-6 गाने गाता हूँ। फिर बच्चे आएंगे, वो 2-3 गाने गाएंगे। वो एक हमारा शेड्यूल बना हुआ है, कॉमेडी नहीं रहता। तो एक आदमी समिति का जो सुबह से भैया प्रणाम कर रहा था और बड़े अच्छे व्यवहार में था वो। तो मेरे मैनेजर से भी गलती हो गई कि उसका व्यवहार जो पुराना था उसको देख के उसने उसको माइक दे दिया कि कुछ शायद बोलने वाला है। हम्म और वो माइक में जाके बोलता है कि हम लोग भैया पैसा दिए हैं, अनुराग शर्मा को बुक किया, अनुराग शर्मा सुनने के लिए। तो जब मैंने उसका टोन सुना ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैं माइक लेके माइक में क्या, मतलब भाई पैसे दिए तो खरीद तो नहीं लिया तू मेरे को? हम्म जो काम मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं भी कर रहा हूँ। हम्म और मैं बोला उसको, फिर मैंने डांटा थोड़ा। मैं हम्म बोला ये तरीका नहीं होता। मैं बोला और अगर तेरे तू हमारी किसी बात से असहमत भी है तो उसके लिए मैनेजर है, मैं हूं, तो हमको जी बोलना भैया के। जी तू दिन भर हमारे से बात कर रहा है और जब तेरे को चढ़ गई है, वो बहुत नशे में था उस समय, तेरे को चढ़ गई तो तू माइक लेके ऑडियंस से बात कर रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो ऑडियंस चिल्ला रही है खुश है, आधे घंटे के लिए वो ऑडियंस जो है ना, एकदम, मैं पूछ भी रहा हूँ मजा आ रहा है तो, क्योंकि आपने इतनी हाँ नकारात्मकता फैला दी वहां पे। जी जी तो फिर लेकिन फिर 2-3 हिट गाने अपने गाए, तब फिर वापस से सारे जो लोग जोश में आए, तब फिर मैं भी मुझसे रहा नहीं जाता। दिक्कत मेरे साथ ये है, हम्म मुझे पर्सनली ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें मैं जीवन में अपनी कर जाता हूँ, जो नहीं करता तो शायद जिंदगी बेहतर होती, हाँ, लेकिन रहा नहीं जाता वाली बात। तो मैंने माइक में बोल दिया, मैंने पूछा सबसे कि आप लोगों को मजा आ रहा है, तो बोले बहुत मजा आ रहा है। फिर मैं उनसे ये जो आपको बातें मैंने आपको बोली, एग्जैक्टली मैं उनको बोला कि आप प्रैक्टिकली सोचो क्या संभव है। तो सारे लोगों ने सहमति भी जताई कि नहीं नहीं आप ठीक बोल रहे हो, ये है जी वो है। तो ये वो चलते रहता है शोज में। कि अभी जितना मैं आपका लोकप्रियता देख रहा हूँ ठीक है तो आपको हम लोग फ्यूचर में एज अ पॉलिटिशियन देख सकते हैं क्या लोकप्रियता बस से पॉलिटिशियन होते तो सारे हीरो पॉलिटिशियन नहीं होते क्या? नहीं देखिए, सच बताऊं तो पॉलिटिक्स जो है ना, वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए है ही नहीं। पहली बात तो ये है सबसे साधारण कि मैं अभी बड़ा आनंद ले रहा हूँ अपने गाने बजाने का, और अब एक नया आ गया एक्टिंग का। और एज अ सिंगर और एज अ एक्टर अब मेरी जिम्मेदारी अपने काम को अच्छे से करने की है। पॉलिटिक्स मेरे जैसे आदमी का है ही नहीं। क्योंकि पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन होने के लिए ना जो गुण अवगुण आप में होने चाहिए, ना मेरे में वो गुण है और ना वो अवगुण है। अभी गुण होने चाहिए कि आपको अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए, मैं हूं नहीं उतना महत्वाकांक्षी। बहुत मेहनती होना चाहिए, क्योंकि और बहुत पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। मैं वो पॉजिटिव उतना हूं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। अब तो थोड़ा दोस्तों के साथ रह रहे के हो भी गया कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लगे पड़े हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। 90% 80% रिजल्ट पॉलिटिशियन को पता होता है कि मैं हारने वाला हूँ, लेकिन वो लगे पड़े रहता है कि मैं जीतूंगा। तो अपन, वो उसके गुण भी नहीं है। नेताजी आ रहे हैं, प्लेन से उतर रहे हैं और 100 लोग बुके लेके खड़े हैं, नेताजी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो ये इतना पेशेंस नहीं है मेरे में। अवगुण भी नहीं है कि भैया आज उसी चीज को सुबह राम बोलूं, रात को मारा बोल दूं कि नहीं मैं तो मारा बोला था, है ना। और मोटी चमड़ी बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए। हम लोग आर्टिस्ट लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, आप कुछ बोल दो ना, हमको बड़ा दुख लगता है एकदम। मैं भी देखता हूँ कि कुछ कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो, तो मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है ये आदमी कैसे इन कमेंट्स को हैंडल करते हैं। हालांकि मेरे लिए भी नेगेटिव आते हैं कलाकार के तौर पे भी, लेकिन पॉलिटिशियन होने के लिए ना बहुत मोटी चमड़ी चाहिए, और मेरी चमड़ी अभी फिलहाल मोटी नहीं है। लेकिन डिनाई इसलिए नहीं करता क्योंकि आज से 10 साल 12 साल पहले मुझे एक्टिंग के लिए अप्रोच किया गया था, और मैंने एक लाइन में मना कर दिया था कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। सिंगिंग मेरा काम है, मैं सिंगिंग करूंगा। बट आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो आज से 10 या 12 साल बाद ईश्वर ने क्या सोच के रखा है, मेरे लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो तो मैं जानता नहीं हूँ।
तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं कभी करूँगा करते कभी। जी। बट आप अगर मेरे से पूछोगे कि आप करना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है ऐसे पावर की और पैसे की है, तो वो मैं अपने काम से जितना कर लूँगा उतना काफ़ी है। हाँ, पॉलिटिक्स का और दूसरी बात ये भी दिक्कत है ना कि दिखता है कि अगर कोई एक ठीक-ठाक पॉलिटिशियन है भी ना, तो हमारा सिस्टम इतना मतलब फँस चुका है कि उसको वो लोग कुछ करने भी नहीं देंगे। बहुत सारे अच्छे लोग हमारे पॉलिटिक्स में भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट मुझे लगता है कि तादाद जो है वो उनकी कम है। तो इसलिए जो बना हुआ है ना सिस्टम, उसको तोड़ पाना उनके बस का नहीं होता और जब कोई काम अपने बस का है ही नहीं, तो उसको करने का क्या मतलब? सो अनुराग ये बताइए कि जो गीत कोनो गाँव गोरी है जो 2.0 जो आपने इसको रिक्रिएट किया है उसका थॉट कैसा है और आपको और एक डेफिनेटली 2.0 तो आपका काफ़ी अच्छा रीच भी गया है तो इसका थॉट कैसा है आपके ऊपर? देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि हर मनुष्य का भाग्य होता है, वैसे ही गानों का भी भाग्य होता है। ये गाना रिकॉर्ड हुआ था ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले। अच्छा। ये गाना वो गाना था जो मैंने पहली बार कटक में जाके गाया था। उस समय भी लोगों ने पसंद किया था, लेकिन चूँकि मैं बताया वो सीडी का दौर था, तो उतना वो बगरा नहीं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बगरना, बगरा नहीं वो। फिर हम ऐसे ही रैंडम छोटा भाई है विवेक शर्मा और आज की डेट में छत्तीसगढ़ में अ, विवेक अलग ही मोड पे है। अच्छा गाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग करना मतलब वो कंप्लीट आर्टिस्ट है। तो हम बैठते हैं दोनों भाई आपस में साथ में और इधर-उधर की चीज़ें जो हमको पसंद है हम वो भी सुनते हैं। तो मैंने बोला विवेक भाई चल एक रील बनाथन, एक गीत कोनो गाँव गोरी के। बोले हाँ भैया चल बनाथन। फिर हमने बनाया और वो रील इंस्टाग्राम में वायरल हो गया। अच्छा। और इतना वायरल हुआ कि बहुत पसंद किया लोगों ने। मतलब मेरा इंस्टा उससे थोड़ा-सा और बूस्ट हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अपन रिक्रिएट करते हैं। तो वो उस गीत का भाग्य था, जी। जो मेरे से जुड़ा था कि वो कब बना, फिर वो हिट कब हुआ और हिट ऐसा हुआ कि आज की डेट में गाँव-गाँव में बच्चों-बच्चों को वो गाना पूरा याद है। तो वो बहुत चमत्कार ही है प्रभु का। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सो ऐसे कौन कौन से गाने हैं अनुराग भैया जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपने जो गाए और आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं ना कुछ जैसे हुँ। माँ के लिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं हुँ, हुँ, तो हुँ। वैसे कौन से बहुत सारे गाने हैं भाई। एक तो गाना मेरे लिए बहुत जो करीब है उसमें मेरी वाइफ़ भी है एक्टिंग में, मेरे दोनों बच्चे भी हैं और मैं जज़ बना रहा था जज़ गीत। मैंने नया जब चैनल मेरे चैनल का पहला गाना है एआर स्टूडियो का और वो लिखा गया था दुर्गा माता के लिए, लेकिन उसमें जन्म देने वाली माता का जो है समावेश हो गया, वो दोनों एक साथ हो गए। और जब वो बना तो चूँकि मेरा प्रोडक्शन हाउस था, पैसे थे नहीं हीरोइन के अफ़ोर्ड अपन कर सकें और बहुत इधर-उधर तो वाइफ़ बोले तू हीरोइन बन जा। हालाँकि उसमें बेचारी को मैंने माला पहना दी है और 2 बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं और मेरे बेटे ने गाया है मेरे साथ, मेरे बड़े बेटे ने। अच्छा हुँ। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हुँ। जग जननी जनैया ओ मैया दुनिया मनैया माँ माया के छैहा दुलार देवैया सबके सुनैया मोर माँ जग जननी जनैया माँ। ये गाना बहुत पसंद है। गीत कोनो गाहूँ गोरी बहुत पसंद है। देखिए हर वो गाना जो हिट है और जिस गाने के चलते आपको छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार दुलार मिल रहा है, वो गाना तो आपके लिए एक गाना है, बच्चे-बच्चे गाते हैं, चालू होता है रूटीन शुरू हो जाती है। कब ते निकलबे रे मोर चंदा देखे बर तोला। चंदा टाइटल जो है ना, उससे मैंने 7-8 गाने गाए हैं, जिसमें से 5-6 गाने मिलियन क्लब में हैं। अच्छा ये वाला गाना है ये, ए रे चंदा तोर हृदय बसा ले मोला। एक बहुत अच्छा गाना है चंदा रे ए चंदा। तो ये सारे गाने, सारे मेलोडियस गाने और बहुत मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनुराग शर्मा एक ऐसा सिंगर है ना जो सैड सॉन्ग गा के पूरा प्रोग्राम निपटा देता है। ये सारे बहुत सूदिंग गाने हैं। जी जनरली क्या जी लाइव जी प्रोग्राम में ना हिंदी शो में भी आप देखेंगे हम्म तो एकदम मेलोडी नहीं चलता है। वहाँ हम्म टिक जन गड़ चिकड़ चिकड़ वही चाहिए लोगों को वही एकदम चाहिए क्योंकि
ठंड है, रात के समय उनको जागना है, उन्हें एनर्जी चाहिए, नाचना है, गाना है। तो बहुत ज़्यादा पैपी नंबर अभी मेरा एक गाना हिट हुआ, दीवाना रहितो गोरी तोर नाव के, तोरे माया बिन दिल हाँ मोर का काम के। तो इस टाइप का एनर्जेटिक गाना ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये अमराई में एक गाना है, एक गाना है वो अ, मो मोल मार डारे, मोल मार डारे, मोल मार डारे, हाय मुस्काना करे है दीवाना, करके बहाना ये मिलना मिलाना मैं आंखें जादू रे, मोल मार डारे। नवीन देशमुख जी के ये गाने हैं, तो हाय मुस्कान और ये वो तो जस काफी अभी लास्ट ईयर एक हिट हुआ। तो बहुत सारे गाने हैं जो दिल के एक करीब हैं। जस्ट गाना भी थोड़ा सा पहले गुनगुनाइए। जो मैंने गाया था वो जस था ही, वैसे जस ही था, महा मॉडर्न हो गया था वो। एक लास्ट ईयर हमने जस किया था, सौरभ महतो का म्यूजिक था उसमें, जी, और नीलकमल वैष्णव जी हैं छत्तीसगढ़ के। मैं समझता हूँ कि अद्भुत आर्टिस्ट हैं, और उनसे ज़्यादा अलग अलग विधाओं में कोई सिंगर हिट नहीं हुआ है। मतलब जैसे मैं हूँ ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं फिल्मी गायक हूँ, एक जस हिट हो गया, और भी लोग हैं, किसी का जस हिट है, किसी का फिल्मी हिट है। नीलकमल विष्णु एक ऐसा ऐसे सिंगर हुए जिनका जस भी हिट है, जिनके कमर्शियल भी हिट है, जिनका होली गीत भी हिट है, जिनका रामायण भी हिट है। मतलब अद्भुत कलाकार है। मेरा बड़ा मन था कि मैं मिलूं उनसे और हम साथ में कुछ करें, तो हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था। चंदन पिड़ुलिया दाई तोर बर सजाए हो, तीरे तीरे दिए ना जला, तोरे भुवन मादाई चौक पुराओ, भक्ति के भजन सुनाओ, तोरे चरण मादाए माहुर लगायो, माहुर के संग मादाए सुघर बिछियावो, नाके नथुनियावो, करे हवे सोला सिंगार हुमा। ये एक बहुत सुंदर बहुत ही अमेजिंग, जस था, हमने लास्ट से रिकॉर्ड किया था। बहुत ही अमेजिंग। जस गीत में वो लगता है कि ऐसा है कि बहुत ही मतलब बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और एक वो है तो आपको बहुत एक एनर्जी देता है, जैसे अभी भी हाँ, यहाँ पे भी माहौल में को बोल रहा है, बहुत ही तो जो भी एनर्जेटिक और आध्यात्मिक चीजें हैं, जो भी जी, धार्मिक चीजें हैं, चाहे जस हो या कोई भजन का हो, भी कोई फॉर्मेट हो, जो अनूप जलोटा जी जब उस समय गाते थे, तो अभी भी गाते हैं। मतलब उस समय जो उनके भजन है, वो बड़ा शांति, सुकून और आध्यात्म, मतलब आपको बस बैठ करके सुनते रहो, ऐसी लागी लगन। फिर उसके बिल्कुल अलग लखबीर सिंह लखा जी के जो भजन, वो एनर्जी देते हैं एकदम, जी, श्री राम जानकी। तो जस का भी वैसे ही है, जो भी चीज ईश्वर से किसी न किसी तरीके से जुड़ी है, उसमें एक अलग पॉजिटिवनेस तो होता ही है। और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक्चुअल में संगीत को और उस इस जीवन को जी रहे हैं ना, तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, जो हम लोग को अभी कहीं ना कहीं डेफिनेटली 100% फील हो रही है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट अभी तक जो भी हमने जितने लोगों का किया है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड था जो मैं हमने किसी ऐसा सिंगर को तो अभी तक नहीं बुलाया, बट मैं काफ़ी दिन से मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि भाई मैं आपको बुलाऊं। और जब स्टार्टिंग हमारी बात हुई और जब मैंने रिसर्च किया, और आपके भी कुछ लोग जानने वाले हैं हम्म। जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं, उनसे भी डिस्कस किया, तो बोले हाँ तुमको अनुराग को तो डेफिनेटली बुलाना चाहिए उस पे। वो उनका प्रेम है। जी, 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 तो बहुत ही अमेज़िंग। और अनुराग भाई फाइनली अगर हम लोग बात करें कि जैसे जो मेन रूट चीज़ें हैं या कला है, उसको आप बहुत अच्छा आगे लेके जा रहे हैं। आपने इतने बड़े मंच अमेरिका तक भी आपने परफॉर्मेंस दी है। तो अभी थोड़ा-सा जो हम लोग देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में लोग हैं, वो थोड़ा कहीं न कहीं जागरूक हो रहे हैं अपनी हम्म। माटी को लेके, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? अरे डेफिनेटली करना चाहिए भैया आप, और वो होना ही चाहिए। उसमें मतलब कोई संशय वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि उसमें तो आप, बहुत साधारण में मैं बोलता हूँ कि अगर पंजाब में किसी पंजाबी व्यक्ति को विशेष
अधिकार है, महाराष्ट्र में मराठी को है, बंगाल में बंगाली को है, उड़ीसा में उड़िया को, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को क्यों नहीं होना चाहिए? अभी इतना अच्छा लगता है कभी-कभी जब मैं देखता हूँ कि लोग अपनी भाषा को लेके इतने सुदृढ़ हो रहे हैं। बस मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जाके बॉम्बे में म्यूजिक करे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ कोई आके, जो हम आए दिन ये रील्स देखते रहते हैं कि मराठी बोलो मराठी बोलो, अबे 2 दिन उसको गए हुए भाई, कैसे बोलेगा वो? तो अपनी भाषा के प्रेम के चलते आप इंसानियत को मत भूलिए, बस इतना मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए। लेकिन जहाँ छत्तीसगढ़िया की बात है, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा कल्चर की है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया का पहला अधिकार है और रहना भी चाहिए। जब पूरी दुनिया में वो चीज़ें हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है, जो हमारे साथ नहीं हुई है आज तक। अभी देखिए, अभी जो थोड़ा सा वो दिखता है ना, जो फटा है, वो फटा इसीलिए क्योंकि जब कोई भी इंसान फटता तब है जब बहुत अति हो जाती है, जब उसको लगता है कि यार अब तो या तो आर या पार वाला मामला जब हो जाता है ना, तो नहीं, जब तक आदमी छत्तीसगढ़ी आदमी तो सहनशीलता जो है ना, वो छत्तीसगढ़िया के खून में है। अरे चलना छोड़ना यार, अपने भाई था, अरे छोड़ना चलना यार, अपने पड़ोसी था, लेकिन कब तक? तो वो चीज़ है कि ये चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कला हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, छत्तीसगढ़िया आदमी का विशेष एक अधिकार जो है उसको मिलना चाहिए, और वो मिलेगा तो वो ऐसे ही है ही नहीं वो कि किसी और को परेशान करे। और ये आपको भी देखने के लिए मिल रहा होगा कि अब लोग मतलब कहीं ना कहीं संगीत को, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज में ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कि लोग इतना ज्यादा संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, अच्छी अच्छी फिल्म्स आ रहे हैं, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी मतलब अमेजिंग, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को भी देखते हैं तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको सही मंच नहीं मिला है ना। जैसे हम लोग देखते हैं भाई कि आज की डेट में बॉलीवुड में बात करें, साउथ की जो मूवीज बनती है, कितना लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रेम करते हैं। और रिसेंट में मेरे को लगता है अभी मॉल्स वगैरह में भी मूवीज वगैरह लगना अभी अभी कुछ टाइम से हो स्टार्ट हुआ गया, है। काफ़ी टाइम हो रहा है। जी जी जी। ये उसका वही है कि आप जितने, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जो है मेरे हिसाब से, या कला जो क्षेत्र है ना, वो जितना उस रीजन की जो भाषा है वो जितनी सुदृढ़ होगी, उतना ही ज़्यादा सुदृढ़ वो फिल्म इंडस्ट्री या वो कला वो होगा। तो आप साउथ की अगर आप बात करें तो साउथ में लोग अपनी भाषा को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सम्मान है उनका अपनी भाषा के लिए, उनके अपने मन में। तो वो चीज़ छत्तीसगढ़िया का भी अब आ रहा है कि छत्तीसगढ़िया आदमी पहले शर्माता था, अरे ये तो गंवई है बोले, आज बड़े गर्व से छत्तीसगढ़िया आदमी किसी भी जगह जाके, किसी कलेक्टर ऑफिस में, किसी बड़े से बड़े मंच में गर्व से बोलता है ना। तो आप अभी एक मैं कवि सम्मेलन हुआ जिसमें कुमार विश्वास जी आए थे, लल्लू राम वाला, वहाँ सबने हिंदी में बोला, एक भरत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ी में बोला, और उसके लिए जो प्रेम और उसके लिए जो उत्साह लोगों में था, वो ये शो करता है कि छत्तीसगढ़ी के प्रति कितना लोगों में अब वो प्रेम है, और वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड हर चीज़ बढ़ती जाएगी। सो अनुराग भाई बहुत ही अमेजिंग है, और मेरे को लगता है डिस्कशन करते जाएंगे तो रात भी हो जाएगी। और गाने तो आपके जो हमने सुने वो बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही मज़ा आ गया। थैंक यू सो और मच। आपके भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, आपकी भी रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने टाइम निकाला। सो मेरे को लगता है कि ये चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब भी आपको समय मिले कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे लेके आएंगे, कुछ ट्राई करेंगे। जो एक बच्चा बैठा हुआ है जो आपको अपना आइडल मान रहा है और सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहता है, छत्तीसगढ़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें हम लोग करें। और डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे जब भी आपको समय मिले एक छोटा सा पॉडकास्ट इसी तरीके का हम लोग बिल्कुल शूट बिल्कुल। करते रहें। और हो सकता है कोई कमेंट्स भी हम लोग को लोग करें कि ये चीज़ भैया से पूछो, ये क्वेश्चंस आप करो। हाँ, अगर ऐसा कुछ तो होता है तो डेफिनेटली, अब भाई हम डायरेक्टली तो किसी की हेल्प कर नहीं पा रहे हैं आज के समय में, तो इनडायरेक्टली अगर किसी को कोई चीज़ ऐसी हम बता पाएँ जिससे उनके जीवन में उनको कुछ फ़ायदा हो, जी, तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अभी अवेलेबल। जाते जाते एक गाना कोई भी आप गुनगुना दीजिए। जाते-जाते तो यही गाऊँगा, अभी तक तो मैंने नहीं गाया ना शायद अभी, हाँ। हुँ, गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के, दिल में बसा हूँ तोला माया छाँव के गोरे माया छाँव के,
माया छाँव के गोरे माया छाँव के गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाम के। थैंक यू सो मच अनुराग भी, आप थैंक यू आए, सो मच बहुत कि ही आपने मज़ा मुझे आया बुलाया। जी। और हम होप करेंगे जिस स्पिरिट के साथ, जिस चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लाइफ में और आगे बढ़ते जाएं, और हमको छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ी भाषा का जो आपने एक इनिशिएटिव रखा है और जो इतने सालों से आप चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें, उसी स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ाते जाएं। थैंक यू। और मैं थैंक भी यू यही सो मच चाहूँगा ऊपर वाले से कि मुझे सामर्थ्य दे कि मैं जी। और बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।